हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। जो लोग भी नए हैं, दिस इज समथिंग अबाउट चैनल, आप देख लीजिएगा। एंड करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर गिवन एग्जाम्स, यू कैन सी। एंड दिस इज समथिंग अबाउट फैकल्टीज, आप देख लीजिएगा। आइए लेक्चर में आगे की ओर पढ़ते हैं। आज अपना इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 4 है और जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक्स जो अपना इंडियन पॉलिटी चलेगा वो इस तरीके से कुछ चलेगा। जो टॉपिक्स में डिवाइड है, जो रेड हो चुके हैं वो आपके हो चुके हैं और जो ग्रीन है वो आज का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। आज हम ब्रीफ हिस्ट्री, नेहरू रिपोर्ट, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कमेटीज, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं पॉइंट वाइज। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो कही जाती है वो 1947 यानी आज़ादी के पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन की नींव पड़ चुकी थी। और ये माना जाता है कि जब अंग्रेज आए थे 1600 में, उसके बाद से ही पड़ी थी। और मेन जो उसको जोर मिला था वो एक तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे इफेक्टिव ज़्यादा रहा था, और उसके बाद जो 1858 का जो एक्ट आया था उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी नींव पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जनरली जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि बिफोर 1947 इसकी नींव पड़ी थी। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें मैंने इस समरी को लिया है। इन 1895 एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, इन दो पर्सन ने एक पुट किया था फर्स्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया था, जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल या होम रूल बिल कहते थे। ठीक है, ये एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर प्रेजेंट किया गया था अभी तक। किसके द्वारा? एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक के द्वारा। कब? 1895 में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था इन फरवरी 1924, उसमें मोतीलाल नेहरू जो कि फादर हैं जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने एक आइडिया दिया, इंट्रोड्यूस्ड एन आइडिया ऑफ आउटलाइनिंग द प्रोसीजर फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक आइडिया दिया, एक समरी टाइप दी कि खाका बना के कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा तो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से समरी टाइप, एक ढांचा टाइप, हल्का सा ओवरव्यू टाइप उन्होंने दिया। तो क्या हुआ, इनके इस जो आइडिया को देख के जो उस टाइम का 1927 में जो उस टाइम का वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS मीन्स है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1858 के बाद से देखिए क्या हुआ था जब वो एक्ट आया था। ठीक है, 1858 के बाद गवर्नर जनरल के साथ साथ इनको असिस्ट करने के लिए SOS भी तो हो गया था, पोस्ट क्रिएट की गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने जो आइडिया था उसको चैलेंज किया कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, आप करके दिखाइए, एक हल्का सा बना के लेके आइए। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया 1928 में। एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंज जो हुई थी वो 1928 में हुई थी। फिर क्या हुआ, देन ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू वाज अपॉइंटेड। जब ये चैलेंज भी भाई एक्सेप्ट हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, तो अब एक कमेटी बनाई गई जो हेड की जा रही थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किस संबंध में? इस संबंध में कि वो एक खाका बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट उस कमेटी बनने के बाद जो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने सजेस्ट किए थे अपने कुछ पॉइंट्स, जिनके बेसिस पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग होनी थी उन्होंने वो अपने अपने आइडियाज़ दिए। तो उसमें क्या था कि ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई थी 10 अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट में जो भी उन्होंने सजेस्ट किया था तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे एम.एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है शुड मेड बाई, वो बनना चाहिए एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी वो, उसमें कौन कौन लोग होने चाहिए, तो उसमें एक तो लीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए और दूसरा उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, जो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है किसी नेशन में जो 18 से ऊपर या एडल्ट लोग होते हैं जिनको बिना किसी भेदभाव के जो वोट कर सकते हैं उसका राइट होता है, उस वाले ग्रुप को जो बोलते हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और तीसरा इन्होंने ये भी कहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनना है वो बिना
आउटर इंटरफेरेंस के बनना चाहिए, मतलब किसी और का इंटरफेरेंस उसमें ना हो, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का उसमें ना इंटरफेरेंस हो। तो उसके बाद इन 1935 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की टू फर्स्ट सेटअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि उन्होंने भी कहा कि भाई चलिए ठीक है, पहला एक सेटअप बना के दिखाइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एक डिजाइन तैयार करके दिखाइए इस तरीके से। तो अब देखिए, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो चुकी है और आईएनसी ने भी डिमांड कर दी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई है तो एक खाका डिजाइन करके दिखाइए एक, तो इस बात को ब्रिटिश जो साम्राज्य था उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और इस रिगार्ड में, मतलब इस संबंध में उन्होंने जो मतलब एक प्रपोजल दिया जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं, अगस्त ऑफर या फिर अगस्त प्रस्ताव, ये आपका आया था 1940 में। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, इसमें इन्होंने जो सीए है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके गठन का आश्वासन दिया था। उन्होंने देयर इज ए नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि कैबिनेट के एक मेंबर थे, वो इंडिया आए। और इंडिया आने का रीजन उनका ये था, वो एक प्लान के साथ आए थे कि भाई जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा उसमें वो हेल्प करना चाह रहे थे, कि ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रिटिश जो एम्पायर है वो उनकी किस तरीके से हेल्प करेगा। तो उनका जो भी सजेशंस थे या जो भी प्रोजेक्ट या जो भी था उनका आइडियाज़, तो वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि जो मुस्लिम लीग था उस समय पे अपने यहाँ, वो एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहा था, ठीक है। तो जिस वजह से, और उसमें इनके मतलब जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो लेके आए थे ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से प्रपोजल, उसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, तो इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया था। 1942 के बाद जो रियल फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो इवेंट होता है वो स्टार्ट होता है। फिर आया था मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो वो किस लिए आया था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीए was set up to draft the constitution of independent India under the cabinet mission plan of 1946। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसमें ये 3 मेंबर का मतलब ग्रुप था। इसमें एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। आप बस ऐसे ध्यान रखिए, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो बनाने का बेस रखा गया था उसमें क्या था कि उसमें किस किस टाइप के लोग रहेंगे, कौन कौन रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम्स रहेंगे, सिख्स रहेंगे और जनरल मीन्स इन दो को छोड़ के जो भी बचे वो सब जनरल में आ गए, ठीक है। तो ये बेस था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लोग रहेंगे, मतलब इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, ठीक है। तो उसमें 4 जो अपने थे वो फ्रॉम चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थे, मतलब कि 4 जो थे वो मुख्य प्रांतों से थे, ठीक है। मतलब 4 लोग जो आएंगे रिप्रेजेंट करेंगे वो मुख्य जो प्रांत थे उस समय के उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो 93 सीट्स थी जो वो फ्रॉम प्रिंसली स्टेट थी, मतलब कि देसी रियासतों से। उस समय रियासतों वाला था ना कि ये रियासत वो रियासत, तो इस तरीके से जो 93 रियासत लोग होंगे वो देसी रियासतों से होंगे और 292 जो लोग होंगे वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनकर जो हो रहा था वो टोटल 389 मेंबर्स आपके हो रहे थे। आफ्टर दैट इसके बाद क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान केम इन इंडिया। तो माउंटबेटन प्लान इंडिया में आया। अंडर दिस इंडिया हैज़ पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया का जो पार्टीशन था वो इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया। अब जब नेशन का पार्टीशन हुआ तो फिर सो पार्टीशन ऑफ कंट्री लीड टू पार्टीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब नेशन का पार्टीशन हो गया है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्टीशन हो गया। सो द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर रिड्यूस टू 299, मतलब कि 389 से सीधे 299 लोग हो गए आपके, ठीक है, सीए में। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ सीए। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भारत का संविधान बनाने के लिए जो बैठकें हुई थी, उनकी जो सेशंस हुए थे वो टोटल 11 सेशंस हुए थे, ठीक है, 11 सेशंस हुए थे। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जो पहला सेशन था फर्स्ट, वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा से एज इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम मीन्स अस्थायी प्रेसिडेंट। कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। तो हुआ ये था कि एक्चुअली में ये सच्चिदानंद सिन्हा नहीं आने थे, ये आने थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से
ये हुआ कि अब भाई कौन जो है वो उसको लीड करेगा, तो ये निकाला गया, अदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी खंगाला गया, देखा गया, तो उसमें उनको ये निष्कर्ष निकला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ओल्ड होगा, मतलब एल्डर होगा, मतलब ये मान के कि जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होगा, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 में सेकंड बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसमें तब तक वो सही हो गए तो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 13 दिसंबर को क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू पुट द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मीन है कि वो आपको एक समरी दे रहे हैं, इसमें उन्होंने एक प्रकार से आपको समरी दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा उसमें मेन क्या क्या चीज़ें रहेंगी, हम किन किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का अगर आपको आइडिया भी लेना है तो जो प्रीएम्बल में हम आगे चल के प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, तो प्रीएम्बल में जितना कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की ही एक फॉर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है और टोटल 11 सेशन आपके हुए थे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज़। तो 22 कमिटीज़ वर फॉर्म टू डील डिफरेंट टास्क इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कई टाइप के काम थे ना, कोई कुछ देखेगा कोई कुछ देखेगा, तो इसलिए उन काम को करने के लिए 22 कमेटी बनाई गई और उन 22 कमेटी को फर्दर डिवाइड किया गया 10 और 12 कमेटी में। जो 10 कमेटी थी वो प्रोसीजरल अफेयर्स पे काम कर रही थी और जो 12 थी वो कमेटीज वो सब्सटेंसिव अफेयर्स पे काम कर रही थी। इसका ये मीन है कि जो जैसे मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ, जो 12 कमेटी थी वो ये मैटर देख रही थी, जैसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई नया स्टेट बनना है, ठीक है, तो ये एक टाइप का टॉपिक हो गया ना। सब्सटेंसिव अफेयर का मतलब है टॉपिक, कि ये टॉपिक को डिसाइड कर रहे थे और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो ये डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चल रहा था। ये 22 कमेटी आपकी चल रही है और जो इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टीयरिंग कमेटी, यहाँ पे कमेटी का नाम लिखा है और यहाँ उनके हेडेड बाई मतलब जो चेयरमैन थे उस, तो सब ये वही लिखे हैं जो पूछे जा चुके हैं। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है। रूल्स ऑन प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी सरदार पटेल। तो देखिए ये याद कैसे करना है, ये तो ऐसे ही याद कर लीजिए। स्टीयरिंग कमेटी अलग ही नाम है, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी नाम है पूरा इनका, ठीक है। रूल्स ऑन प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे ये ध्यान रखिए यूनियन वर्ड जिसमें भी आ रहा है तो वो हमारी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है, ऐसे पहचान लीजिएगा। और सरदार पटेल की मैंने पहचानने के लिए जैसे FR फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गए, माइनॉरिटी, ये कुछ कीवर्ड हैं, ये इस टाइप की जितनी चीज़ आएंगी ये सरदार पटेल से ही बिलोंग करती हैं। और क्षेत्रीय, एक्चुअली अपना देश उस समय रियासतों में बटा हुआ था ना, तो सब अपने आप में इंडिपेंडेंट, जब देश आज़ाद भी हुआ तो उसके बाद भी ये प्लान था लोगों का, मतलब राजा महाराजाओं का, कि मतलब जैसे मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा उनके पास है जिस पे वो शासन कर रहे हैं, तो उनको लगता था कि बस मैं इतने ही में ही आज़ाद हूँ, मतलब कुछ इंडिया को इंडिया की तरह देखा ही नहीं जाता था, बस मेरा ये है, ये मुझे मिल गया तो मेरा बस शासन चलेगा यहाँ पे, मैं इस तरीके से मैं अपने आप को फ्रीडम मतलब देखता हूँ मैं अपनी, इस तरीके से नेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो सरदार पटेल ने ही इन सारी रियासतों का विलय किया था जिससे ये अपना एक इंडिया बना है। तो देखिए ये जो प्रोविंस वर्ड भी आ जाए कहीं पे, प्रोविंशियल, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोविंशियल हो गया, FR हो गया, माइनॉरिटी हो गई, ये सब सरदार पटेल से संबंधित है। यूनियन आपका जवाहरलाल नेहरू हो गया। स्टीयरिंग कमेटी याद ही कर लीजिए। रूल्स ऑन प्रोसीजर कमेटी, ये तो देखिए हेड ही है, इनसे रट लीजिए। यह थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, ये इन्होंने गलत टाइप कर दिया है, ये भी राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के भी राजेंद्र प्रसाद हैं। स्टीयरिंग को ऐसे याद करिए, जो भाई गाड़ी चला रहा है मेन स्टीयरिंग उसी के हाथ में तो रहेगा, तो हेड कौन थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो वही हैं इसके हेड। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी आ रही है, भले ही सब भूल जाइए लेकिन ये मत भूलिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, जिसने ड्राफ्ट बनाया कि कैसे कैसे संविधान बनेगा इस तरीके से।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी मेड ऑन, ये भी पूछा जाता है, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, हेड किसके कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके हेड थे। ये 7 मेंबर्स कमेटी थी। ठीक, तो देखिए इसमें पहले कौन कौन था। इसमें देखिए पहले डीपी खेतान थे। ठीक है, लेकिन डीपी खेतान क्या हुआ, ये मर गए थे, तो इनकी जगह पे आए थे टीटी कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधवराव। ये किसकी जगह पे थे? पहले यहाँ पे थे बी एल मित्तर, ये बीमार होने के कारण इनको रिप्लेस किया था एन माधवराव ने, और सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, ये और एक ये हेड तो हो ही गया, 7 लोग हो गए। इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी अपनी। इसको याद करने के लिए आप एक ये कोडिंग बना सकते हैं, म का सा म। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, माँ कसम। देखिए एक तो डाल दीजिए आप के से खेतान। ठीक, देखिए के से आपके खेतान हो गया, ए से आपके देखिए एक तो अय्यर हो गया, एक अयंगर हो गया। ठीक है, एम से एक तो आपके मुंशी हो गए, के मुंशी, अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर, और ये अंबेडकर मान लीजिए, और एम से माधवराव हो गए आपके। ठीक है, एक माधवराव हो गए, और ये आपके सदाउल्लाह हो गए। सब लोग हैं, मतलब आपको अगर पूरा नाम भी याद ना हो रहा तो आप कीवर्ड याद कर लीजिए, जैसे खेतान, अय्यर, अयंगर, मुंशी, माधवराव, सदाउल्लाह, इस तरीके से देख लीजिए आपका बन जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा इसमें जो एक खेतान है आपके और एक आपके माधवराव, तो माधवराव रिप्लेस करके आए थे बी एल मित्तर को। ठीक है, इनको जो बीमार हो गए थे, और खेतान की जगह बाद में कौन आ गया था? ये टीटी कृष्णामाचारी आ गए थे। ठीक है, टीटी के आ गए थे। बस ये ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसे याद कर सकते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो बी एन राव थे, ऑप्शन देके पूछा जाता है, हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल एडवाइजर कौन था? बी एन राव थे, लेकिन बट नॉट द मेंबर ऑफ सी ए, ये सी ए के मेंबर नहीं थे, ये भी सी ए के मेंबर नहीं थे, और महात्मा गांधी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भारत का संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन कंप्लीट होने में लगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इनेक्टेड हुआ था एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को। एक्चुअल में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने इसके 3 ड्राफ्ट बनाए थे, तीसरे ड्राफ्ट में जाके ये फाइनल हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा गया कितने ड्राफ्ट? 3 ड्राफ्ट में। तो जो तीसरा ड्राफ्ट जब ये इनेक्ट हुआ था तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। फिर लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? ये भी पूछा जाता है। ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड कब हुआ? जब फाइनलाइज होकर पूर्ण रूप से जो लागू किया गया। इस टाइम पे जब लागू किया गया था तो कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी। उसके बाद जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और जब लागू हो रहा था संविधान तो कितने लोगों ने इसको साइन किया था? तो 284 मेंबर्स ने साइन किया था। ठीक है, देखिए 200 पहले 389 थे, फिर पार्टीशन हुआ तो 299 बचे, उसमें भी आप 15 लोग अब्सेंट कर दिए, मतलब इतने लोगों ने आपके साइन किए। ठीक है, और जब 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हो गया, लागू हो गया, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्लियामेंट में बदल गई और ये जो हेड थे वो प्रेसिडेंट में बदल गया। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।